हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम और एंड दियर फंक्शन। मतलब कि हम राइबोसोम को देखेंगे और उनके फंक्शन को भी आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ये जो राइबोसोम और ये जो इनका फंक्शन है, ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी का यूनिट 2 चल रहा है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 के एक लेक्चर को आपके पास प्रोवाइड करा दिया हूँ। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को भी अटेंड कर लीजिए। इसके बाद आप राइबोसोम और उसके फंक्शन को देखिए। तो आज का टॉपिक है राइबोसोम एंड दियर फंक्शन। तो हम आते हैं सबसे पहले राइबोसोम पे। तो राइबोसोम पहले तो ये जान लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती हैं। तो सेल जब दो प्रकार की हैं तो राइबोसोम भी तो दो प्रकार के प्रेजेंट होंगे। एक तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट होगा वे सेल वे राइबोसोम, और दूसरा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा वे वाला राइबोसोम। तो आइए देखते हैं कि राइबोसोम क्या है और ये जो टू टाइप्स के सेल है इसमें कैसा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। तो ये फिगर के थ्रू आप समझिए। आप पहले देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को। तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उस राइबोसोम को हम 70S राइबोसोम बोलते हैं, और वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक राइबोसोम को तो उसे हम 80S राइबोसोम के नाम से जानते हैं। और वहीं एक और इम्पोर्टेंट बात, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम है इस दोनों सेल में 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों जो राइबोसोम हैं वे स्मॉल सब यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70S राइबोसोम है वे 50S लार्जर सब यूनिट्स होता है और 30S स्मॉलर सब यूनिट्स होता है। और वहीं बात करें हम यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो 80S राइबोसोम है उसमें लार्जर सब यूनिट्स 60S होता है और स्मॉलर सब यूनिट्स 40S होता है। अब हम जानते हैं कि जो 50S राइबोसोम है और 30S राइबोसोम है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की बात हो रही है। तो 50S जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम है उसमें 5S आरएनए और 23S आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। और वहीं 30S स्मॉलर सब यूनिट्स में बात करें तो उसमें केवल 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। अब वही हम बात करें यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो 80S राइबोसोम है उसके लार्जर सब यूनिट्स मतलब कि 60S राइबोसोम जो है लार्जर सब यूनिट्स यूकैरियोटिक सेल का, उसमें 28S आरआरएनए या फिर 26S आरआरएनए प्रेजेंट होता है और 5.8S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। वहीं जब हम बात करेंगे 40S मतलब कि स्मॉलर सब यूनिट्स तो उसमें केवल 18S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। तो ये देख लिया हमने यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में राइबोसोम को, और उनको वे जो लार्जर सब यूनिट्स में और स्मॉलर सब यूनिट्स में डिवाइड थे उनके बीच के डिफरेंस को भी समझ लिया। तो ये रहा राइबोसोम। अब हम बात करेंगे उनके फंक्शन पे कि उनका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम में उनका मेन फंक्शन है कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है आइए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अमाइनो एसिड टीआरएनए विथ मेथियोनिन। तो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि मेथियोनिन क्या होता है। तो मेथियोनिन जो एयूजी स्टार्टर कोडॉन होता है, जो कि एमआरएनए पर स्टार्टर कोडॉन जो प्रेजेंट होता है एयूजी, जो एमआरएनए पर नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है, अगर एयूजी का कॉम्बिनेशन मिला वहाँ से, मतलब कि मेथियोनिन का कॉम्बिनेशन मिला तो वहाँ से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है या फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि एमाइनो एसिलेशन कैसे होता है टीआरएनए का। तो देखिए एक पहले टीआरएनए होगा और अमाइनो एसिड्स विथ चार्ज, मतलब कि अमाइनो एसिड जो है वे चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, और उसके बाद अमाइनो एसिड टीआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए एक बार फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं।
तो आप सभी को पता होगा कि जो अमाइनो एसिड्स है उसका जनरल फार्मूला यही होता है। और जो यहाँ पर आर ग्रुप है, मतलब कि आर है, यहाँ पर अगर हम ग्रुप चेंज करते जाएंगे तो जो अमाइनो एसिड्स है 20 टाइप्स के, उनका नाम चेंज होता जाएगा। तो जनरली मान लीजिए एक अमाइनो एसिड्स है मेथियोनिन या फिर कोई भी अमाइनो एसिड्स है, मान लीजिए ये अमाइनो एसिड्स है और ये एक टीआरएनए है। क्लोवर लीफ मॉडल आपने पढ़ा होगा, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये जब अमाइनो एसिड्स, और एक बात और समझ लीजिए कि जो टीआरएनए है वो टीआरएनए चाहे एमआरएनए चाहे आरआरएनए, अगर आरएनए है तो वे केवल सिंगल स्ट्रैंड ही होगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। तो अमाइनो एसाइलेशन पे हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले अमाइनो एसिड्स होगा, वे टीआरएनए से अटैच्ड होगा, तो वे उनका फिर अमाइनो एसाइल टीआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर के थ्रू समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 प्राइम की साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साइड ही जो अमाइनो एसिड्स है वे बाइंड होगा, और जब अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा तो वे टीआरएनए अमाइनो एसाइल टीआरएनए के नाम से जानेंगे उसको हम। तो यहाँ पर एक लिखा भी गया है टीआरएनए विथ बाउंडेड अमाइनो एसिड्स, मतलब कि जब टीआरएनए अमाइनो एसिड से बाइंड हो जाएगा तो उसे हम अमाइनो एसाइल टीआरएनए बोलेंगे। तो ये देख लिया हमने एसाइलेशन की पूरे प्रोसेस को। अब हम देखेंगे एमआरएनए हैज 3 इंपॉर्टेंट साइट, सैंड-डाल्गो सीक्वेंस, दूसरा साइट है इनिशिएशन एंड तीसरा साइट है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन पे हमने पिछले ही कुछ लेक्चरों में डिस्कस किया है, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि इनिशिएशन जब प्रोटीन की कोडिंग स्टार्ट होगी, और जब प्रोटीन की कोडिंग स्टॉप होगी तो उसे हम टर्मिनेशन, प्रोटीन की कोडिंग स्टार्ट होगी तो उसे इनिशिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एमआरएनए पर 3 इंपॉर्टेंट साइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और उस पे सबसे पहले सैंड-डाल्गो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, उसके बाद इनिशिएशन, फिर उसके बाद लास्ट में टर्मिनेशन। तो ये 3 जो है वह इंपॉर्टेंट साइट है टीआरएनए के। अब ये जो हम बता रहे हैं, ये जो सैंड-डाल्गो सीक्वेंस, इनिशिएशन और टर्मिनेशन, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी आगे देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो सैंड-डाल्गो सीक्वेंस है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, इनका क्या क्या वर्क है। तो ये हमने देख लिया कि जो 3 इंपॉर्टेंट साइट है वे क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे इनिशिएशन फैक्टर कम बाइंड विथ स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, हमको जो मेन फंक्शन है न्यूक्लियोटाइड्स का या फिर पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंट होना, यही तो इनका मेन फंक्शन है। हमने अभी बताया ना कि मेन फंक्शन क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सब जो प्रोसेस में अमाइनो एसाइलेशन, ये सब जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सब इन्हीं के अंदर आते हैं। जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो हम बताएंगे कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि यही इनका जो राइबोसोम है ये इसका मेन फंक्शन है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो हमने अमाइनो एसाइल और 3 जो डिफरेंट साइट थे एमआरएनए का उसको भी बता दिया है। तो हम बात कर रहे थे इनिशिएशन फैक्टर कम बाइंड विथ स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। तो अभी हमने बताया कि जो राइबोसोम है वे 70S प्रोकैरियोटिक सेल में, 80S यूकैरियोटिक सेल में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70S राइबोसोम है उसका स्मॉलर सब यूनिट्स 30S से इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IF1, IF2 और IF3 के नाम से जानते हैं। मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड एंड इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। तो ये इनिशिएशन फैक्टर हो गया, ये बाइंड होता है स्मॉलर सब यूनिट्स, राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से, मतलब कि 30S
स्मॉलर सब यूनिट से अटैच्ड होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, IF1 और IF3 केवल बाइंड होते हैं। IF2 जो IF2 इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है, ये स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड नहीं होता है, केवल IF1 और IF3 ही स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। तो अब बात करेंगे हम 30S सब यूनिट्स एंड IF कॉम्प्लेक्स सर्च सैंडाल्गो सीक्वेंस ऑन mRNA पे। तो अभी हमने बताया ना कि 3 इंपॉर्टेंट साइट होते हैं mRNA के, सैंडाल्गो, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन। तो जो ये स्मॉलर सब यूनिट 30S है और उसके साथ जो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जब जुड़ जाएंगे तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट्स है ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, और एक्टिव फॉर्म में होकर जो सैंडाल्गो सीक्वेंस जो प्रेजेंट है mRNA के ऊपर उसको सर्च करेगा, मतलब कि उसको खोजने लगेगा। तो ये देख लिया हमने कि 30S सब यूनिट्स कैसे सैंडाल्गो सीक्वेंस पर अटैच्ड हुआ या फिर ज्वाइंट हुआ। तो अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए राइबोसोम बाइंड ऑन mRNA। तो अब राइबोसोम पहले तो अभी तो जो स्मॉलर सब यूनिट्स था वही बाइंड हुआ था, अब ये जो लार्जर सब यूनिट्स है ये कैसे बाइंड हुआ, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने बताया कि IF1 और IF3 जो था वे स्मॉलर सब यूनिट्स के साथ ही मिलकर mRNA पर अटैच्ड हो गया था, क्योंकि सैंडाल्गो सीक्वेंस को सर्च किया और उसके बाद सर्च करने के बाद उस पर जाकर अटैच्ड हो गया। तो जो IF2 है उसके साथ GTP बाइंड होता है। जब उसका GTP, क्योंकि IF2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब तक उसका GTP हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा तब तक वे स्मॉलर सब यूनिट्स को लार्जर सब यूनिट्स राइबोसोम के साथ अटैच नहीं होने देता, इसीलिए सबसे पहले GTP का हाइड्रोलाइज्ड कराया जाता है। तो ये जो IF2 है मतलब कि इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड जो है उसका जो GTP है वह tRNA के साथ बाइंड होगा, क्योंकि tRNA ही अमाइनो एसिड को लाकर कोट करते हैं ऑन mRNA पे। tRNA अमाइनो एसिड्स को लाएगा और जो mRNA पर सीक्वेंस है नाइट्रोजिनस बेस के उसके साथ कोट करेगा और पेप्टाइड बांड को एक दूसरे में अटैच करता जाएगा। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात, EPA 3 साइड्स ऑफ mRNA, जो EPA है उसमें EPA जो है वे किसके साइड हैं, वे mRNA 3 साइड्स हैं राइबोसोम के। जो राइबोसोम में EPA 3 साइड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग से लिखा गया है कि 3 साइड्स ऑफ mRNA, लेकिन ये जो EPA है ये 3 साइड्स होते हैं राइबोसोम के, EPA। तो अब हम जानते हैं कि EPA का वर्क क्या है। तो जो A है, जब tRNA अमाइनो एसिड्स के साथ आता है तो A पर सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर E है, यहाँ पर P है और यहाँ पर A प्रेजेंट है, तो सबसे पहले tRNA जो है वह अमाइनो एसिड्स को लेकर आएगा और A साइड पर जुड़ जाएगा राइबोसोम के, और फिर उसके बाद जो P साइड है फिर वह P साइड में जाएगा, और जब P साइड में जाएगा तो जो tRNA फिर कोट करेगा, अमाइनो एसिड्स जो लेकर आया है वह कोट करेगा mRNA पे। फिर उसके बाद जो उसका अमाइनो एसिड्स है वे पेप्टाइड बांड से जुड़ता चला जाएगा। ये देखिए फिगर में, जैसे कि एक tRNA आया, ये सबसे पहले A साइड पे प्रेजेंट हुआ, मतलब कि A साइड पर अटैच्ड हुआ। फिर उसके बाद जब वह P साइड पर अटैच्ड हुआ राइबोसोम के, तब उसका जो अमाइनो एसिड्स है ये देखिए ये पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ता चला जाएगा। और जब tRNA बिना पेप्टाइड, मतलब कि जब उसका अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाएगा तो tRNA तो अकेला ही हो जाएगा बिना अमाइनो एसिड्स के। जब बिना अमाइनो एसिड्स के जब tRNA होगा तो वे E साइड में आएगा, E साइड में आएगा राइबोसोम के। तो E साइड में जब आ जाएगा बिना अमाइनो एसिड्स का tRNA, तब वे बाहर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर राइबोसोम से बाहर निकल जाएगा, और ऐसे ही tRNA अमाइनो एसिड्स को लेकर आएंगे और उनका देखिए यहाँ पर पेप्टाइड बांड द्वारा उनका अमाइनो एसिड अटैच्ड होता चला जाएगा। और फिर जब अमाइनो एसिड tRNA से हट जाएंगे या फिर वे पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाएंगे तो वे फिर
टीआरएनए ई साइट पे आएगा राइबोसोम के, फिर उसके बाद ये राइबोसोम से बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होती रहेगी जब तक कि स्टॉपर कोडॉन न आ जाए। तो ये देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यही तो राइबोसोम का मेन वर्क था। हमने यही ना बताया था कि मेन फंक्शन क्या है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करने लगे। तो ये देख लिया हमने आज की क्लासेस में कि राइबोसोम क्या है, उनके फंक्शन क्या है। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।